गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 15 जुलाई है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उससे हम लोग देखेंगे, एक नज़र डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। पीटी फैक्ट क्या पूछे गए उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। और आगे बढ़ने से पहले युक्तिया इसको और विजडम एजुकेशन को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत से टेस्ट आप लोगों को अपडेट किए जा रहे हैं, तो आप संबंधित जो भी आपके मित्र हो, संबंधित दोस्त हों, उसे आप शेयर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, और बहुत ही लो प्राइस में चीज़ों को अवेलेबल करा सकते हैं। टीचर से संबंधित जो बिहार बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी है उसके टेस्ट सीरीज कल लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको फ्री 599 में आपको 781 टेस्ट दिए गए हैं, तो इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता है। तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़ने का आग्रह कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, कल चंद्रयान के जो महत्वाकांक्षी मिशन है चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, और इसके लिए बधाई हो आप सभी लोगों को। और यह तय आपको अब कब यह पहुंचेगा, 40 दिन की अपनी सफ़र यात्रा करने के बाद ये 23 अगस्त को चंद्रयान के आपके कक्षाओं में पहुंचेगा, और वहां हम लोग क्या करेंगे, लैंड कराने के लिए, सफल लैंड कराने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित जो पूर्ववर्ती घटना हुई थी चंद्रयान 2 के संदर्भ में, हमें याद है, सारी चीज़ें पहले भी चर्चा की जा चुकी है। सेम बस पैटर्न है, बस ये अब तीसरे मॉड्यूल के साथ ये जा रहा है। अब यह ध्यान रखना है, अगर यह सफल रहता है तो भारत क्या होगा, चौथा ऐसा देश होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता प्राप्त करेगा। तो हम लोग का 23 अगस्त का न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, ठीक है। और बाकी चीज़ें पहले भी चर्चा की गई है, तो क्या करना है, की नोट्स आपको इसका पहले भी आप लोगों ने बनाया होगा, जो शेष बच गया उसे अपडेट कर देना है, ठीक है। जैसे चंद्रमा की दूरी कितनी है, औसतन दूरी कितना है, 3.84 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद का औसतन दूरी, पृथ्वी की परिक्रमा दौरान चांद की दूरी कम से और ज़्यादा होती है। 4.5 लाख किलोमीटर की दूरी चांद की अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितना, 3.63 है। तो ये सब आंकड़े थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर, तो आप लोग को ध्यान रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा, कैसे भेजा गया है। लॉन्चिंग करीब 16 मिनट बाद रॉकेट यान से अलग हो गया। अब ध्यान रखिएगा, भारत एक नई टेक्निक को डेवलप किए हुए था चंद्रयान 1 से ही, जहाँ पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग कर इसको है ना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में भेजता है। यह चंद्रयान 1 में ही सफल हुआ था, प्रथम प्रयास से। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, ईंधन बचता है, और क्या करता है कि आपको आपको देखते हैं कि इससे ईंधन बचता और हम कम संसाधन में अधिक पहुंच को स्थापित कर पाते हैं। तो यह एक नई तकनीक के साथ भारत ने लॉन्च टेक्निक को डेवलप किया था चंद्रयान 1 के साथ ही। तो चंद्रयान के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ये अपडेट आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको क्या करना, अपडेट करके इसे लिख लेना। जैसे पहले तो आपको लॉन्च किया जाएगा, 16 मिनट के बाद आपको क्या हुआ, रॉकेट यान से अलग हो गया। दूसरे स्टेज पर क्या है, यह यान अगले कुछ दिन पृथ्वी से अलग कक्षाओं में चक्कर काटेगा। अलग अलग कक्षा देख रहे हैं, अलग अलग ये कक्षा है, तो उसमें क्या करेगा, यह चक्कर काटेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधिकतम कितना, 170 किलोमीटर की क्या करेगा, 170 किलोमीटर, और अधिकतम जो होगी दूरी 3600-500 किलोमीटर पर होगी कक्षा की दूरी। ये देखते हैं, अधिकतम दूरी है और यह न्यूनतम दूरी है, ठीक है ना। देख रहे हैं, यह दीर्घवृत्ताकार में यह चक्कर काटेगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा पर प्रोपल्स मॉड्यूल का लैंडर छोड़ेगा। 23 अगस्त के शाम 5:47 लैंडर चांद पर उतरने का प्रयास करेगा, और हम ये सफल हो जाते हैं उतारने में, तो हम एक चौथा देश बन जाएंगे, जो क्या होगा कि हम चांद के सफल अभियान को पूरा करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग में। अब देखिएगा यहाँ पर 3 अगस्त और 1 अगस्त को क्या होगा, पलायन वेग द्वारा यह यान कक्षा में और जाएगा। तो पलायन वेग क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया हुआ, जब आपको चीज़ें पहले कभी बताई जाती है। पलायन वेग वह वेग होता है जिसके आधार पर हम किसी भी न्यूनतम पिंड में क्या करते हैं, अधिकतम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है। अब चांद अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा पर पहुंचेगा। अब है कि यह दीर्घवृत्ताकार होगा, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ भी दीर्घवृत्ताकार हो, तो यहाँ पर अधिकतम से न्यूनतम की ओर हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ पर न्यूनतम से अधिकतम की ओर कक्षा हम प्राप्त करेंगे। अंतर बस आपका यही है,
इसे याद रखिए, जिस दिन हम न्यूनतम कक्षा 100 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, लैंड करने का प्रयास करेंगे उस ओर। क्लियर है। मान लीजिए इसकी दूरी, मान के चलिए न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी के बीच मान लीजिए 400 किलोमीटर का अंतर है, तो न्यूनतम दूरी जब हम 100 किलोमीटर पर आ जाएंगे तो लैंड कराने का प्रयास करेंगे, अधिकतम दूरी पर नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए इसे थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं। भारत फ्रांस दूसरे देशों के लिए बनाएंगे हथियार, तो दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। मैंने इसके संदर्भ में पहले भी न्यूज आप लोग को कल के न्यूज में अपडेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत फ्रांस एक अभिन्न रक्षा सहयोग आयात निर्यात से बढ़कर क्या कर रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी को और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, एक साथ हथियार बनाएगा, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास रोल मॉडल के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका में भी ऐसे ही समझौते किए गए हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग को क्या करना, आप लोग को अपडेट करते चलना है। ठीक है। नौसेना रक्षा सहयोग के संदर्भ में बातें की गई, राफेल के बारे में बातें की गई है। इंडोनेशिया फ्रांस से अलग होकर त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत की है, इसके बारे में विकास फंड, जो त्रिपक्षीय विकास फंड है उसकी भी बात की गई है। तो सभी पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या अपडेट हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। इस पर मैं आप लोगों को की नोट्स 1-2 दिन के बाद दूंगा। रीज़न इसके पीछे इसके और भी अपडेट आ जाने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इसको अध्ययन में कर रहा हूँ, जो भी मॉड्यूल आया है, जो भी चीज़ें आई हैं अपडेट हुआ, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। 1 से 2 दिन के बाद इसका की नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। आपको कहाँ पर, यूपीआई के ऐप पर, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले आपको पैकेज में। ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको अभी वहीं रहनी है जानकारी। देखिए कल भी मैंने आप लोगों को सहकारिता क्षेत्र में बात किया था, किसके संदर्भ में, नबार्ड के संदर्भ में। आज एफपीओ की महत्व का महासंगोष्ठी आयोजित की गई थी। तो एफपीओ क्या करता है, एफपीओ केंद्रीय सहकारिता मंत्री के द्वारा क्या किया गया, सहकारिता के माध्यम से बिना पूंजी वाले व्यक्ति समृद्ध बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और किसान उत्पादक केंद्र, इस पर मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही न्यूज एनालिसिस किया, याद हो अगर आप लोगों को, जो पैक्स एक्ट के आप लोग के संदर्भ में चर्चा किया था, पैक्स एक्ट के, तो उसी समय मैंने इसकी भी चर्चा की थी। तो दोनों की भूमिका आप लोग को याद हो तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एफपीओ क्या है, कौन सा संगठन है, या किस किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है, इसको दर्जा क्या प्राप्त है, वैधानिक दर्जा है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है या कानूनन दर्जा प्राप्त है, वर्तमान में इसके किन किन मॉड्यूल में काम कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, पैक्स एक्ट क्या होता है, पैक्स हमारे देश में पैक्स किस रूप से काम करता है, ये किसानों को कैसे सहायता देता है, सभी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिएगा। क्योंकि देखिए होता है, ये सब चीज़ें पहले जो बताई जा चुकी है उसे एक बार आप लोग क्या करना है, आपको रिवाइज करते चलना है। की नोट सारे दिए जा चुके हैं, बस आपको जो नया होगा, जो स्पेशल होगा उसी पर चर्चा की जाएगी। जैसे फ्रांस संबंध में नई नई चीज़ आएंगे, उभर कर आएंगे, अमेरिका संबंध में नई नई चीज़ें उभर कर आई तो सबके की नोट्स दिए जाएंगे। ये सब पहले से किया जा चुका है। और नए स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको गूगल सर्च कर लेना है एक बार, क्योंकि आपको अभी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, अभी चीज़ों को सीखते चलिए। 15 से 20 दिन में आपको टॉपिक आपको रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। अब सहकारिता मंत्री के द्वारा यह बातें की गई कि जो जीडीपी में देश क्या करते हैं, विपणन को व्यवस्था को सशक्त करते हैं, तो देश की जीडीपी में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान 18% बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार से लाभ दे सकता है, 18% अगर बढ़ेगा तो एक अच्छा स्थिति होगा। उसके बाद सहकारिता क्षेत्र में 2027 तक 1100 नए एफपीओ बनाए जाएंगे, अर्थात जो संगठन कृषि जो संगठन है उसके संदर्भ में 1100 नए एफपीओ आपको खोले जाएंगे। तो ये भी एक कृषि के खेती के टिकाऊ बनाने का प्रयास किया जाएगा, आजीविका को बढ़ाने का प्रयास किया है, जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि पशुपालन मत्स्य क्षेत्र में बेहतर कार्य होगा, जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, एफपीओ क्या है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण समृद्धि 3 सूत्री मंत्र को लेकर किसान कल्याण सहकारिता मंत्रालय काम करता है, जिसमें क्या है, सीमांत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए परंपरागत तरीकों से निकलकर कृषि का आधुनिक तरीके अपनाना होगा। पैक्स के बारे में बातें की गई है इनके द्वारा। साथ ही याद रखिएगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में एफपीओ के क्षेत्र अच्छा काम करा, अन्य देश के अन्य राज्यों में इसे और भी बेहतर करने की जरूरत होगी, कार्य करने की जरूरत होगी। ये सब चुनौतियां हैं जो हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कुछ और पर भी बात करने वाले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 55% की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तो पहले भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा की जा चुकी है। क्लियर है।
तो आप उसे देख लीजिएगा। देखिए रेगुलर आप लोग न्यूज एनालिसिस देखते रहिए, बहुत सी चीज़ें आपको अपडेट होंगी। देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर जस्टिस भुइयां और भट्टी के द्वारा ले ली गई है शपथ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब 34 स्वीकृत संख्या है जो सीजीए सहित, अर्थात 34 संख्या है, 33 + 1 याद रखिएगा, कुल 34 सदस्य संख्या है जो आपको न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में मुकाबले बढ़कर 32 हो गई, अर्थात एक सीट अभी खाली है, तो वो भी जल्द से जल्द कोलिजियम के माध्यम से भर ली जाएगी। तो देखिए इसको शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के सभागार में आयोजित समारोह में दोनों न्यायाधीश को शपथ दिलाया गया। 12 जुलाई को पदोन्नति लोग तेलंगाना हाई कोर्ट के, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भुइयां और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भट्टी का नाम को मंजूरी दी गई थी। तो कौन कहाँ से है, तो ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना और केरल से इनका चयन हुआ है उनके हाई कोर्ट से। उसके बाद इनकी पदोन्नति की घोषणा की गई है। कॉलेजियम 5 जुलाई को, कॉलेजियम क्या होता है, चलिए क्वेश्चन बताइएगा, कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम पर कब कब वाद आए हैं, फर्स्ट जज क्या, जजमेंट क्या है, सेकेंड जजमेंट क्या है, थर्ड जजमेंट क्या है, सभी पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, की नोट्स दे चुका हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, जाके रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। एक ही न्यूज को बार बार चीजें पढ़ने से बेहतर हो कि आप क्या करना, चीजों को बेहतर तरीके से आपको डेवलप करना है, ठीक है। चलिए देखिए एक न्यूज ये भी है, इसे भी कवर कर लेना आप लोगों को, ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है ना। तो इसका अभियान की शुरुआत की गई थी 2018 में, 2018 में की गई थी ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में। तो केंद्र स्तर से पंचायतों स्तर पर पारदर्शी बनाने का प्रयास किया था। सूचना जो परियोजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उसको क्या ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने का प्रयास करना है। और ग्रास रूट लेवल पर कौन कार्य करता है, ग्राम पंचायत काम करता है। इसे सशक्त बनाने के लिए ग्राम आपको स्वराज अभियान शुरुआत की गई थी 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, देखिए ध्यान रखिएगा, इससे रिपोर्ट आया है, लगभग सभी राज्य सुस्त हैं, काम नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार के पास बजट का कोई कमी नहीं है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों छोड़कर सभी राज्य क्या वार्षिक कार्य योजना 23-24 के लिए स्वीकृत हो चुकी है, बातें की गई हैं। और ध्यान रखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार की मंशा देश के पंचायतों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने का है। इसके लिए 2018 में क्या हुआ, ग्राम सभा योजना शुरुआत किया गया स्वराज की। 60% खर्च करेगा पंचायतों पर, ध्यान रखिएगा 40% राज्य को देना होगा। पूर्वोत्तरी पहाड़ी इलाकों में 90% क्या है केंद्र सरकार देता है, 10% राज्य सरकार देगी, तब इसके योजनाओं को लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर बातें और भी कुछ की गई है, ध्यान रखिएगा। 17 मार्च 2023 को पहली बैठक हुई जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा शामिल हुआ गया था, बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा इन कुछ चीज़ों को, उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। अब नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त आपको क्या और जानकारी चाहिए। दूसरी बैठक 5 अप्रैल को हुई है, इसी तरह का 4 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बहुत सी बातें की गई। यह ग्राम स्वराज योजना आपके ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के प्रयास के लिए किया गया अभियान है, जो आपको कहीं ना कहीं आपको काम देगा। आने वाले कभी भी किसी भी एग्जाम में या ग्राम पंचायत के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसका नाम आप लोग जरूर लिखिएगा। अफ्रीकी यूनियन समूह में शामिल करने पर G20 सहमत हुआ है। यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ है, जिसे पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग को देखना है। यहाँ पीटी फैक्ट की कि अफ्रीकी देशों का यूनियन जो है शामिल होगा, G20 के मुद्दे में शामिल होगा, उसके विचार विमर्श करेगा। अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल करने की घोषणा की गई है। किसी वैश्विक रणनीति समूह में अफ्रीकी देशों की पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए पीटी फैक्ट बन जाता है, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अफ्रीकी यूनियन है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कितने देशों की समूह है, इसका क्षेत्र क्या है, भारत अफ्रीकी देशों में किस प्रकार से सहयोग रणनीति बनाए हुए, ये सब आप लोगों को पहले भी चर्चा की जा चुकी है। थोड़ा सा इसको क्या करना, अपडेट करते चलना है। अब यह नए तरीके से G20 को और भी अफ्रीकी यूनियन की अगर एंट्री हो रही है इस मंच पर, तो उसके भी मुद्दे हमें देखने होंगे। ग्लोबल साउथ के मुद्दे उभर कर सामने आएंगे, तो कल भी मैंने ग्लोबल साउथ के बारे में चर्चा किया था। तो आपको ध्यान रखना सभी, देखिए जब हम लोग LPG के दौर से गुजरे हैं, तो हमारे मुद्दे उनके भी मुद्दे हैं और उनके मुद्दे भी हमारे मुद्दे। जब हमारे विदेश मंत्री यूरोपियन कंट्री में जाकर यह बोलते हैं कि आपकी समस्या वैश्विक समस्या होनी चाहिए,
पर वैश्विक समस्या आपकी समस्या नहीं हो, यह बिल्कुल भी गलत धारणा है। यह बात जब हमारे देश के विदेश मंत्री के द्वारा उनके मंचों पर कहा जाता है तो हमारे देश के लिए वही लागू होता है। तो हमें इस और सतर्क है। तो हमने क्या किया, उनकी समस्या अर्थात अफ्रीकी यूनियन की जो समस्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे जो रहे हैं, किस प्रकार से परागमन का समस्या है, तो सभी के मुद्दे पर क्या करेंगे, चर्चा हम लोग G20 सम्मेलन पर करेंगे। ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो यह क्या है कि हम अपने आदर्शों की केवल बातें ही नहीं करते, उसको क्या करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। तो हमने क्या शासन प्रशासन में इसे क्या करना, लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने उसे क्या किया कि हमारी जब अध्यक्षता है तो हम उन मंचों, ग्लोबल साउथ के उन देशों को भी, उनके प्रतिनिधि को हम क्या करें, सामूहिक तौर पर इसे इस संगठन में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो भी बातें होंगी मिलकर बात करेंगे, समस्याओं पर निदान करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, फ्रांस नागरिक सम्मान दिया गया मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री के गौरव का क्षण है। क्यों? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बेटल समूह में भारतीय प्रधानमंत्री को, या जो आपको बास्टी द परेड है उसमें पुरस्कार आपको सम्मानित किया गया देश के सबसे बड़े नागरिक और सैन्य सम्मान से। तो यह भारतीय गौरव का पल भी रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, फ्रांस के द्वारा कुछ वैश्विक नेताओं को दिया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला है, जर्मनी की चांसलर, पूर्व जो चांसलर है एंजेल मर्केल है, और संयुक्त राष्ट्र में यूएन के जो पूर्व महासचिव बुतरस घाली थे, उनको दिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय प्रतिनिधित्व को यह पुरस्कार दिया गया, यह सम्मान दिया गया। क्लियर है? अब यह ध्यान रखिएगा, यह सम्मान केवल सम्मान मात्र से मत समझिएगा। यह सम्मान उस दिशा से भी इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति को यह दिया जा रहा है, वैश्विक तौर पर उनकी भूमिका क्या है। तो वैश्विक तरीके से इसकी भूमिका समझने का प्रयास कीजिएगा। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी कंट्री में किस प्रकार से उनके द्वारा कार्य किया गया, किसी से बातें छिपी हुई है। एंजेला मर्केल ने वैश्विक तरीके से, वैश्विक तौर पर आपको क्या किए, एलपीजी के दौर में निजी सहभागिता को कैसे सपोर्ट किया, और हम देश में कैसे बफर स्टॉक को बढ़ाना है, या कैसे देश को एफडीआई के निवेश को बढ़ाना है, या हम और भी नए नवाचार को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मार्केल से बेहतर कौन समझा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के चांसलर जो मार्केल थे उनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और संयुक्त राष्ट्र में बुतरस घानी ने किस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया था, आपको ये सब चीज़ें पहले भी चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए। रीजन इसके पीछे ये सब क्यों दिया जाता है पुरस्कार, उसकी वैश्विक भूमिका के स्तर को देखने का प्रयास किया था। मैंने आपको कुछ दिन पहले, याद होगा, कुछ दिन पहले मैं एक चीज़ बताया था, आप लोग को अगर याद हो शायद तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने बोला था कोई गुरेज नहीं होगा कि 2023 और 24 का नोबेल पुरस्कार हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है, केवल इस मात्र से कि इन्होंने क्या बोला है कि यह युग युद्ध का नहीं है। और रसिया को अगर इनके द्वारा किसी भी रूप से मना लिया जाता है कि युद्ध यूक्रेन के मामले में, या यूक्रेन को कि आप अपने राजनीतिक द्वंद्व को द्विपक्षीय समझौतों के तहत सुलझाने का प्रयास कीजिए। पूरे वैश्विक है ना, इच्छाओं को, वैश्विक भविष्य को है ना, अपने सीमाओं के सीमांकन से बाहर निकालिए कि आपकी समस्या यह केवल है, आपका प्रभाव पूरे वैश्विक तरीके से वैश्विक देशों पर पड़ रहा, सभी देशों पर। अगर यह समझाने में भारतीय प्रधानमंत्री सफल हो जाते हैं दोनों देशों को, तो इनको इस साल का नोबेल पुरस्कार या अगले साल का नोबेल पुरस्कार जरूर मिल सकता है। और जिस दिन यह मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक रणनीति बदल जाएगी, वैश्विक रणनीति ही बदल जाएगी। पर यह ध्यान रखना है कि यह प्रयास भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन के मामले में चीज़ें सही हो। ठीक है ना? तो मैंने जो भविष्यवाणी की है तो ज़रूर आप लोग वेट कीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री अगला साल बनते हैं अगले कार्यकाल के लिए, तो ये अवसर हमारे देश को प्राप्त हो सकता है। रीजन की रास्ते, उसी रास्ते पर रसिया और यूक्रेन चल रहा है जहां पर भारत की भूमिका देखने को मिलेगी। ठीक है ना? जिस तरीके से वो, जिस क्रोनोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं दोनों देश, ठीक है ना, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
और इसके बाद देखिए भारतीय प्रधानमंत्री को कब कब किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया। हाल ही में आपको मिस्र में द ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार दिया गया है जून में। तो इस प्रकार देखिए बीपीएससी जैसे एग्जाम में महीना भी पूछ देता है, जून में कब दिया गया, किस में कहाँ पर पुरस्कार दिया गया। जून 2023 में मिस्र, आपको फ्रांस, इस तरह जर्मनी, इस तरह नाम दे सकता है। तो याद रखिएगा महीने के संदर्भ में भी याद रखना है, किन किन देशों के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया उनसे भी याद रखना है। भूटान के द्वारा दिया गया, अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पुरस्कार की श्रेणी एक बार और पहले भी आई थी, तो बस उसमें क्या करना, फ्रांस का जो दिया गया पुरस्कार उसको ऐड कर लेना। आप लोग की नोट्स बनाए होंगे तो ये सब चीज़ें पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग को कर लेना है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कानून का उपहास उड़ाने की प्रवृत्ति है, जो आपको कांग्रेस के संदर्भ में बातें की गई, राजनीतिक पॉलिटिक्स बातें हैं, जो मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। रीजन है कि अगर मैं करूंगा तो पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी। आप लोग को क्या करना है, इसके बारे में जो डाटा दिया गया उसे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। मैंने अंडरलाइन कर दिया सारे डाटा पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री जो रहे हैं लास्ट तक उनकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी देखिए डिमेरिट से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और कभी भी बात की जाएगी शासन प्रशासन की तो उसके पुख्ता सबूत आपको देने होंगे। तो यहाँ पर समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, कि किस काल में कौन से घोटाले हुए थे, सरकार की जवाबदेहिता क्या होनी चाहिए थी, प्रशासन ने किस प्रकार से रिएक्ट किया था। कभी मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी, याद है, कि हमारे देश के पीएम की मृत्यु विदेशी भूमि पर हो जाती है और उसकी फाइल है ना हमें सरकारी गजट में नहीं मिलता है या पब्लिक डोमेन पर नहीं मिलता है। कारण क्या रहा है, किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ हमारे पुराने ऐतिहासिक गलतियां रही हैं जो हमें बार बार शर्मिंदा करती है। तो उसी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कोई पटवारी का पद तो है नहीं, पटवारी या तो कानूनगो का पद तो है नहीं, जो ग्रामीण स्तर पर इसका है ना भ्रष्टाचार देखने को मिलता होगा। हालांकि यहाँ इस स्तर पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर आप देश के पीएम हो, पीएम के स्तर पर अपनी नैतिकता समझनी चाहिए ना, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नैतिकता के स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इसके संदर्भ में बातें की जा रही है। और मैं आपको देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग बात की जाए, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग बात की जाए, बस न्यूट्रल होकर बात की जाए, तो ऐसा नहीं है कि पहले जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री तो व्यक्तित्व के धनी लोग नहीं थे, ठीक ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। जितने व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र मोदी उतने व्यक्तित्व के धनी जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद के प्रधानमंत्री थे। बस अंतर यह है कि उनके व्यवहार में अंतर था, अंतर व्यवहार में, किस कॉन्सेप्ट को कब पुट करना है। भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के से बेहतर कोई अभी तक प्रधानमंत्री नहीं समझा है। यह इसे इस रूप से नहीं देखिए मैं किसी खास पार्टी के प्रधानमंत्री या किसी देश के किसी रूप से मैं मोदी जी का समर्थन करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बोला था कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो वर्तमान प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है ना, अगले 15 से 20 वर्ष तक ऐसे ही व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री की जरूरत है भारत को। मैंने कभी बोला था, याद है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह क्यों जरूरी है कि यह क्विक डिसीजन लेने का जो कॉन्सेप्ट इनके पास है वो बेहतर प्रबंधन को लेकर आ रहा है, कि हाँ देश देश वर्तमान में किसका सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव संदर्भ में, नेगेटिव संदर्भ में रिएक्ट करेगा किसी मुद्दे पर। तो यह क्विक डिसीजन क्या करता है, हमें और भी सशक्त बनाता है वैश्विक तरीके से। नहीं तो न्यूट्रल क्या करता है, न्यूट्रल तरीके से हमें कहीं वैश्विक नेतृत्व में कमजोर करता है। जैसे रसिया यूक्रेन के मामले में हमने क्या कहा कि यह युद्ध क्या है, यह युद्ध युद्ध का नहीं है, पर हम न्यूट्रल रहे, यूएन में न्यूट्रल रहे। इससे क्या हो कि विश्वसनीयता कम होती है, पर हमारी जवाबदेहिता भी तो इसके साथ है कि रूस को क्या समझाएं, यूक्रेन को समझाएं। आपका आपसी सीमा विवाद है, हमारा भी पाकिस्तान के साथ आपसी सीमा विवाद है, चीन के साथ आपसी सीमा विवाद है। तो क्या हम कभी युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, वार्ताओं की बात करते हैं। तो आप वार्ताओं के आधार पर सीमा का सीमांकन होना चाहिए। इसके लिए समय लगे वो अलग मैटर है, परिस्थितियां हम उनके अनुरूप बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमें भी उन संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग स्वयं से देखिएगा, नहीं तो पार्टी पॉलिटिक्स हो जाएगा, ठीक है ना।
अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ी पहल। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई श्रेणी का क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको यूपीएससी के साइंस टेक वाले टॉपिक में, बीपीएससी वाले साइंस टेक के टॉपिक अर्थात जीएस पेपर 2 में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अलग स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने जीएस से टैली करा लेंगे। ध्यान रखिएगा, यह बायोफ्यूल की बात हो रही है। 2047 तक हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत वैश्विक पहल की घोषणा भी कर चुका है। अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की सफलता के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की मूर्त लेने का रूप दे रहे हैं। और इस पर न्यूज में पहले भी कवर किया हूं, अगर याद हो आप लोग को। यह एक सप्ताह पहले का न्यूज था। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत और ब्राजील के साथ यह सहयोग करेगा भारत। अब याद रखिएगा, भारत अमेरिका 55% हिस्सेदारी इस क्षेत्र में रखता है, इथेनॉल जो उत्पादन में अग्रणी है। ब्राजील 27% रखता है। तो अग्रणी राष्ट्रों के साथ हम क्या कर रहे हैं, संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो भारतीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो भारत की हिस्सेदारी मात्र सिर्फ 3% है। 2022 तक इथेनॉल भारत में लगभग कितना 947 करोड़ लीटर ही थी, जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इथेनॉल, बायोडीजल, कंप्रेस्ड बायोगैस, जैव ईंधन लोकप्रिय उत्पाद है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये सब चीज़ों को आपको कवर करना। आंकड़े, बहुत से आंकड़े दिए गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा, सारे आंकड़े को आप लोग को अपडेट कर देना था। नवंबर 2022 की स्थिति क्या है, 10% इथेनॉल सब मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद हम इसे क्या करें, जो विकास उद्योग विकास विनियमन एक्ट 1951 के तहत क्या हुआ, संशोधन का एथेनॉल देशव्यापी परिवहन की अनुमति दिए हैं, आसान बनाया गया। और इस सब चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। अब इथेनॉल से क्या, छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में सार्वजनिक निजी भागीदारी था पीपीपी मोड पर देश का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट में स्थापित किया था। ये सब पीटी फैक्ट है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी आपको अपडेट किया गया, 2024 में 60 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना चाहती है। गोवर्धन योजना जो है, गोवर्धन योजना जो है कच्चा माल अब एकत्र करता है, क्योंकि उसी से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ध्यान रखिएगा, और भी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमें, अब इसमें सहकारी समितियों की भूमिका देखी जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ये सब चीज़ें हो रही है। रीजन इसके पीछे कि हम जब बायोडीजल एथेनॉल की बात करते हैं, जो जैव ईंधन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जल्दी सफलता प्राप्त कर, जो हमारा संसाधन का रूप है। बहुत से वेस्ट हो जाता है इंडिया में, जैव संसाधन जो हमारे पास है, उसको बेहतर तरीके से प्रबंधन करके हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जो अमेरिका 55% योगदान रखता है, 27% ब्राजील रखता है, उसमें हम बेहतर अपना योगदान कर सकते हैं। तो भारत आने वाले समय में इसके संदर्भ में और भी बेहतर कार्य और दिशा देखने को मिल सकता है। तो इसके की नोट्स को आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है, लिख लेना है, की नोट्स बना लेना है। बाकी कहानियां आगे हम बात करेंगे। दूर होती है लैंगिक असमानता। तो वैश्विक विश्व मंच के द्वारा, आर्थिक विश्व मंच है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट सूचकांक जो है इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत के बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 स्थानों का क्या किया, कमी हुआ। पहले 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि इससे पहले वो कितने स्थान पर था, 135वें स्थान पर था 2022 में। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान का 142वां, बांग्लादेश 59 रैंक रखता है, चीन 107 रैंक रखता है, नेपाल आपको 116 रैंक रखता है, श्रीलंका 115वें स्थान पर रखता है, भूटान आपको 103वें स्थान पर है। तो सब पड़ोसी देशों का ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान आइसलैंड का है, इसे भी याद रखना है। ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है 2025, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच उसका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण उपलब्धियों के विकास के संदर्भ में क्या करता है, आकलन करता है, स्रोत करता है। असमानता का स्तर क्या, उसका आकलन करता है। इसके बारे में बातें की गई है। बहुत सी रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई, जो किस प्रकार से वैश्विक सूचकांक 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। ये सब चीज़ें आप लोग को अपडेट होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। वन तो आपको इस रिपोर्ट में देखना है सारी आंकड़े क्या किस रूप से दिया गया, प्रधान किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई जो आपको लाभ दे रही है। तो इसमें बेटी बचाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पुरुष बलों के संबंधित कैसे बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। 33% पदों में महिला आरक्षण, 28% जो महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन की बात की, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,
तो बहुत से सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही, भारत सरकार राज्य सरकारों के द्वारा। बिहार में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। ये सब चीज़ों को आप लोग लिखिएगा, एग्जाम में काम देगा, बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव आपको आंसर मिले। लैंगिक समानता और सतत विकास से जुड़ने के साथ साथ मानवाधिकार सरकार करने में महत्वपूर्ण योगदान। लैंगिक समानता प्राथमिक उद्देश्य की बात करता है, समाज निर्माण और महिलाओं के जीवन पुरुष के सभी चरणों समाप्त अवसरों का दायित्व निर्वहन करता है। ये सब चीज़ें आप लोग को अपडेट रखनी है ताकि एग्जाम में आप बेहतर तरीके से लिखें। अब वैश्विक विकास में $12 ट्रिलियन वृद्धि होने की संभावना है। तो क्या होता है कि श्रम बल में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ेगी। तो 10% की भागीदारी बढ़ाने के 2025 तक भारत में जीडीपी में $700 अरब बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम महिलाओं में निवेश करें, उसको उनको क्या प्रथम पंक्ति में, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया जाना चाहिए। केवल सशक्तिकरण का अर्थ केवल नहीं हो गया कि सामाजिक आर्थिक तौर पर उन्हें सशक्त करें। जब तक उनको डिसीजन मेकिंग वाले कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तब तक हम बेहतर और प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, और भी उन्हें बेहतर तरीके से हम क्या करें, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। रीज़न यही सब है। तो अगर हम 10% या उससे अधिक भागीदारी हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, $700 अरब का बढ़ोतरी होगी जीडीपी में। तो इस प्रकार से इसका बेहतर इनपुट हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसे भी हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और हाँ, कल आप लोगों के लिए संडे है, कल संडे है। संडे को क्या किया गया, गूगल मीट रखा गया। ध्यान रखिएगा, गूगल मीट आपको रखा गया है 7 PM से, जिसमें हम लोग बात चर्चा करेंगे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बीपीएससी के प्रोग्राम कैसे मेंटरशिप प्रोग्राम चले, एक ही साथ कंबाइंड रखा गया। रीज़न इसके पीछे है कि जो भी टीम हमारी आएगी, फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी, उनके पास समय का थोड़ा अभाव अभी है। तो फिर बाद में हम लोग इसे कंडक्ट करेंगे आगे तरीके से। कल 7 PM में हम लोग देखते हैं। लिंक आप लोगों को गूगल मीट का शेयर कर दिया जाए ग्रुप में, ऐप पर, सभी जगह। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और किस प्रकार से मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा 20 और 21 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।